हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें मैं गीता आपको करवाती हूँ एचटेट के क्वेश्चंस। हर वीडियो में हम करते हैं 5 क्वेश्चन। ये मेरी 9वीं वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें मैं 2018 के सेट सी के जो है 40 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे 131 क्वेश्चन से लेकर 135 क्वेश्चन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं शुरू। आज का 131 क्वेश्चन है कि डैश इज़ द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। यानी कि वो वाली मैक्सिमम ग्रोथ रेट कौन सी है जिसको एक फर्म अचीव करती है बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, यानी कि बाहर से कोई पैसा नहीं लेती, फर्म किसी से कोई उधार नहीं ले रही है, और वो वाली मैक्सिमम ग्रोथ रेट कौन सी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटरनल ग्रोथ रेट। ठीक है, फर्म की इंटरनल ग्रोथ रेट कौन सी होती है जिसको वो विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अचीव करती है। अदर ऑप्शन में हमारा सबसे पहले क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है? वो था बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जिसको अचीव करती है। सस्टेनेबल में आ जाएगा ना ही डेप्ट और ना ही इक्विटी, ना अंदर से कुछ लगाती ना बाहर से कुछ लगाती, फिर भी फर्म जो है मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव कर रही है, तो वो हो जाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारी रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखिए क्या लिख रखा है? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट अ कंपनी कैन सस्टेन विदाउट हैविंग टू फाइनेंस ग्रोथ विद एडिशनल डेप्ट और इक्विटी। ना ही तो वो डेप्ट ले रही है किसी से, ना ही इक्विटी, ना ही अपनी तरफ से कोई लगा रही है, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि वो कौन सी ग्रोथ रेट है जिसको विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, सिर्फ एक्सटर्नल केवल ये पूछा था, तो इंटरनल ग्रोथ रेट हमारा आंसर हो गया था। हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो हमारा ये क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आया कि रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी इस वाले में? रिटेन अर्निंग्स, कंपनी की जितनी अर्निंग्स है उसको डिवाइड कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से, तो हमारे पास आ जाएगी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ ना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो सारे सिर्फ एचटेट के लिए नहीं, नेट के लिए भी यूज़फुल होंगे। आप खुद देखोगे जब पेपर आएंगे। तो सेकंड क्या है हमारा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? ए मैट्रिक टू एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक प्रोजेक्ट में, एक बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाली है, ये देखा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, IRR क्या होती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज परसेंटेज ऑफ एनुअल रिटर्न, कि हमें एनुअल कितना रिटर्न मिलेगा। मान लो कि 10 साल के लिए हमने कहीं पे इन्वेस्ट करा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि हर साल हमें कितना एनुअल रिटर्न मिलेगा, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू हमें पता लगेगा। देखो किसी व्यापार या निवेश से मिलने वाला रिटर्न IRR वो रिटर्न है जो किसी प्रोजेक्ट की NPV शून्य होने पर मिलता है। यानी कि कंपनी जानना चाहती है कि अगर वो बिना कुछ कमाए किसी व्यवसाय को करे तो क्या उसके VACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना रिटर्न उसे मिलेगा। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एक तरह से हमारी परसेंटेज ऑफ एनुअल रिटर्न होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज क्या होती है? एवरेज औसत, यानी कि जितने साल का हमारे पास रिटर्न है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR आ जाएगी। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, शुरू में कितनी इन्वेस्ट करी थी, उसको हम उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं हम? एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। देखो द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल लाइफ में जितनी में रिटर्न हो रही है उसका एवरेज कर रहे हैं। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लो कि हमने किसी प्रोजेक्ट में करी है 3 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एक्सपेक्टेड हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमें होगी 22,000, सेकंड में होगी 32,000, थर्ड में होगी 36,000, टोटल रिटर्न हमारी 90,000। एवरेज करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000 से। तो ARR कैसे निकलेगी? हमारा फॉर्मूला क्या था? एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एवरेज कितनी आ गई? 30,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा ARR आंसर जो आ गया हमारा 10% हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था सिर्फ कि भाई कंपनी जो है वो डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। बाहर की कोई भी फाइनेंस करने से करे बिना कंपनी की जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो कौन सी होगी? तो हमारा आंसर था यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेमस कमेटी। ठीक है, समितियों के बारे में क्वेश्चन है कि भाई कौन सी विख्यात समिति नहीं है, किसके बारे में नहीं है। अपॉइंटेड फॉर एग्जामाइन, क्या देखने के लिए बनाई गई थी, क्रेडिट लिमिट्स फॉर कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों की क्रेडिट लिमिट को, उधार देने की लिमिट को देखने के लिए बनाई गई थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो उनकी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के लिए बनाई गई थी, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में क्रेडिट सीमा की जांच हेतु जिसे नियुक्त किया गया था। कौन सी नहीं है, नहीं है में हमारा ऑप्शन था एसएस व्यास कमेटी। अब देखो व्यास कमेटी फिर बनाई किसके लिए गई थी, अगर वो कमर्शियल बैंक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बनाई गई थी तो फिर वो किसके लिए बनाई गई थी, पहले हम इसी को देखते हैं, फिर उसके बाद वो सारी कमेटी देखेंगे जो कमर्शियल बैंक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई थी। नहीं में इन्होंने पहले बोला कि एसएस व्यास कमेटी है जो नहीं बनाई गई थी कमर्शियल बैंक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो फिर किस लिए थी ये, आरबीआई ने बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी थी हमारी, एक सलाह देने वाली समिति थी, ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर हेडेड बाय, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए थी ये, यानी कि कमर्शियल बैंक की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं थी, एग्रीकल्चर के लिए थी। प्रोफेसर एसएस व्यास की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनवाई थी, और एक एडवाइजरी कमेटी थी। तो यहाँ कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एसएस व्यास कमेटी क्या कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी, किसने बनाई थी, आरबीआई ने बनाई थी, किस लिए बनाई थी, एग्रीकल्चर के क्रेडिट के लिए बनाई थी। ठीक है, कौन था इसका प्रोफेसर, कौन था, अध्यक्षता किसकी थी, एसएस व्यास की थी। तो ये हमारा नहीं का ऑप्शन था। अब हम चलते हैं कि जो कमेटियाँ हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखो, कमेटी अपॉइंटेड फॉर एग्जामाइन क्रेडिट लिमिट्स फॉर कमर्शियल बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रेडिट सीमा की जांच हेतु कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई थी। सबसे पहले थी हमारी दहेजिया कमेटी। ठीक है, सबसे पहले थी दहेजिया कमेटी। वो किसने बनाई थी, आरबीआई ने नहीं बनाई थी, आरबीआई ने 4 कमेटी बनाई थी, टोटल 6 कमेटियाँ हैं, 4 कमेटी आरबीआई ने बनाई थी। सबसे पहले कमेटी हमारी बनाई थी नेशनल क्रेडिट काउंसिलिंग ने, एनसीसी ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अध्यक्षता किसकी थी यहाँ पे, वीटी दहेजिया की थी, 1968 में बनी थी, यानी कि सबसे पहली कमेटी दहेजिया कमेटी बनी है 1968 में। सेकंड बनी फिर टंडन कमेटी, आरबीआई ने बनाई है, आरबीआई सेटअप है कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री पीएल टंडन, ये पीएल टंडन की अध्यक्षता में बनी थी जुलाई 1974 में, यानी कि हमारे 6 साल के बाद। फर्स्ट कमेटी थी हमारी 1968 में दहेजिया कमेटी थी, सेकंड थी टंडन कमेटी जो कि 1974 में बनी थी। थर्ड थी हमारी कोर कमेटी भी आरबीआई ने बनाई थी। अब लगातार 4 कमेटी आरबीआई ने बनाई है। सेकंड कमेटी आरबीआई ने जो बनाई वो थी 1979 में, इसके 5 साल के बाद। ठीक है, पहली आई 68 में, 6 साल बाद आई दूसरी 74 में टंडन की, और फिर हमारी 5 साल बाद कोर कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, केबी कोर। नेक्स्ट आई हमारी मराठा कमेटी, वो भी आरबीआई ने बनाई थी 1982 में, यानी कि इसके 3 साल के बाद मराठा कमेटी बनाई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मराठा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं एक बार में तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और या फिर पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चक्रवर्ती कमेटी किसने बनाई, आरबीआई ने अपॉइंट करी अनदर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुखमणि चक्रवर्ती टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के मौद्रिक सिस्टम को देखने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम को देखने के लिए, मौद्रिक जो नीति है उसको देखने के लिए बनाई गई थी, और इसने रिपोर्ट सबमिट करी है अप्रैल 1985 में। ठीक है, 82 के बाद फिर से 3 साल के गैप पे 85 पे हमारी चक्रवर्ती कमेटी आ गई जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और लास्ट है हमारी कानन कमेटी बनाई है किसने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। ठीक है, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन है। साथ क्वेश्चन के जो फुल फॉर्म्स भी आ जाते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो वो भी ध्यान से आपको करनी है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी हेडेड बाय श्री के कानन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है 25 फरवरी 1997 को। फटाफट से एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहली कमेटी थी दहेजिया कमेटी थी 1968 में, फिर 1974 में टंडन कमेटी थी, उसके बाद हमारी कोर कमेटी थी 1979 में, मराठा कमेटी थी हमारी 1982 में, और चक्रवर्ती कमेटी थी हमारी अप्रैल 1985 में थी। फर्स्ट कमेटी एनसीसी नेशनल क्रेडिट काउंसिलिंग ने बनाई थी, और उसके बाद की 4 जो है आरबीआई ने बनाई, और लास्ट वाली जो कानन कमेटी है वो किसने बनाई, इंडियन बैंक की एसोसिएशन ने बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो +1 के पासबुक वाला चैप्टर से लिया गया है। कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। बैलेंस हमें निकालना है पासबुक का, हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक को माइंड में रखते हुए अपना क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम रख लेंगे जो इन्होंने दे रखा है 25,000 रुपये का। फिर देखेंगे आगे जो भी ट्रांजेक्शन हुए प्लस करना माइनस करना उसको।
देखो सबसे पहले क्या दिया कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,900 के चेक इशू कर दिए, कंपनी ने अपनी जो कैश बुक थी उसमें से लेस कर दिए कि चेक इशू चले गए हैं, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए तो इसको हम दोबारा से ऐड कर देंगे हम 8,900 को। नेक्स्ट हमारा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा क्रेडिट ही नहीं किए गए 12,300 रुपये के, तो अब हम यहाँ से ये इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमने ये प्लस कर रखे थे। 12,300 को हम यहाँ माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लो करा है हमारा 1,250 का, तो ये हमारा इनकम हो गया, कैश बुक में प्लस कर देंगे इसको। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस है 250 के वर नोट एंटर्ड इन द कैश बुक में एंट्री नहीं कर रखी तो अब एंट्री कर देंगे, माइनस करेंगे इसको, बैलेंस हमारा माइनस हो जाएगा बैंक का। बैंक ने पेड करा इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर बट नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू अस 3,500 के, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो अभी हम माइनस कर देंगे क्योंकि अभी ने माइनस नहीं कर रखे हैं, माइनस कर देंगे तो ऐसे कैलकुलेशन करके हमारे पास बैलेंस आ जाएगा पासबुक का 19,100। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्रोग्राम टू चेंज वर्कर्स एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस, यानी कि त्रुटि मुक्त प्रदर्शन पर बल देते हुए। ठीक है, स्ट्रेसिंग बल किस पे दिया, एरर फ्री परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल ही गलतियां ना करे वर्कर काम करते हुए। तो इस तरह के दृष्टिकोण को बदलने के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट देखो एक्चुअल में काम नहीं करता, कोई कहीं पे भी प्रोडक्शन ऐसा होता ही नहीं कि इसमें डिफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा कि एक प्रोग्राम ऐसा कौन सा था जो चेंज करे वर्कर्स एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस, एरर फ्री ना हो, तो वो था जीरो डिफेक्ट। किसने दी थी ये कॉन्सेप्ट, मिस्टर क्रोसबाई ने दी थी, और इसका पर्पज़ क्या था, मिस्टर क्रोसबाई ने ये दी थी, और पर्पस था इस कंसेप्ट का वॉज टू रिड्यूस्ड प्रोडक्ट विच आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट, यानी कि सभी तरह के डिफेक्ट से फ्री हो हमारा प्रोडक्ट जो है। और इसको क्या कहा जाता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन पूरी, दिस कैन बी आल्सो टर्म्ड एज प्रोडक्ट विद नियर परफेक्शन। प्रोडक्ट ऐसे आए जो नियर परफेक्शन हो, ठीक है, बिल्कुल 100% परफेक्शन नहीं है उसके अंदर, नियर परफेक्शन है। although this seems to be hypothetical but efforts are taken to minimize the defect, ठीक है, एफर्ट काम ऐसे किया जाए कि भाई डिफेक्ट जो कम से कम आए। प्रिंसिपल्स कौन से इसको जीरो डिफेक्ट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें बताओ कौन सा प्रिंसिपल नहीं है या फिर कौन सा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका जीरो डिफेक्ट के, सबसे पहले है चैलेंज टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ यानी कि जो नियोक्ता है उनके पास एक चैलेंज है, उन्हें चैलेंज के रूप में दे दिया जाता है कि हमें जीरो डिफेक्ट को प्राप्त करना ही करना है। प्लेज्ड साइनिंग यानी कि प्रणीय वादा लिखवाना, वर्कर से वादा लिखवा लिया जाता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई डिफेक्ट ना आए। काउज आइडेंटिफिकेशन, जो भी कारण होते हैं हमारे डिफेक्ट आने के उसकी खोज की जाएगी। इंस्पेक्शन किया जाएगा, साथ साथ डिफेक्ट काउज रिमूवल, जो कारण है उन्हें रिमूव किया जाएगा, और मोटिवेशन किया जाएगा साथ साथ वर्कर को। लेकिन एक्चुअल में जो जीरो डिफेक्ट है वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल भी कोई ऐसा प्रोडक्शन होता नहीं जहाँ पर डिफेक्ट बिल्कुल जीरो। देखो ऑप्शन में ना हमारा सबसे पहले क्या है, सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्री में मोटरोला नाम की कंपनी ने लॉन्च किया था 1980s में, जब मोटरोला बहुत मुसीबत में थी और बढ़ते हुए समय के साथ अपने उनके प्रॉफिट नीचे आ रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने ना सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का सहारा लिया और अपने प्रॉफिट को बचाया। सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा इज ए प्रोसेस मूवमेंट मैथडोलॉजी, इंप्रूवमेंट मैथडोलॉजी, यानी कि प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने की मैथडोलॉजी है, यानी कि काम करने के तरीकों में लगातार सुधार करना। सिक्स सिग्मा का स्टैंडर्ड इन्होंने क्या सेट किया कि 3 डिफेक्ट पर मिलियन डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि 10 लाख प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट में ही गलती की गुंजाइश हो। ठीक है, जीरो डिफेक्ट को ये नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो इन्होंने 10 लाख में से सिर्फ 3 डिफेक्ट को वो हाँ बरी के भी हाँ 3 तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिक्स सिग्मा हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है 3 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता था क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या था कि ए प्रोग्राम टू चेंज वर्कर एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस। तो ये 360 डिग्री जो है वो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल था। ये एक सिर्फ मूल्यांकन होता है कि एक जो कर्मचारी है उसका ओवरऑल मूल्यांकन किया जाना, कि उसके जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो उससे बड़े हैं उसमें संस्था में काम करने वाले, और जिनके जो उसके सप्लायर्स हैं, उन सभी से उसके बारे में पूछना कि भाई वो बंदा किस नेचर का है, या फिर यानी कि एक तरह से उसका पर्सनालिटी टेस्ट किया गया, तो सभी से पूछ के वो होता है 360 डिग्री। फोर्थ था 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉई। फीडबैक सर्वेज आर कलेक्टेड फ्रॉम द पीयर्स, यानी कि जो उसके साथी हैं उनसे, मैनेजर यानी कि जो उससे बड़े हैं काम करने वाले, सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट जो उसके साथी हैं, टीम मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, सभी से उसके बारे में उसका एक सर्वे किया गया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी गई। सर्वेज आर कंस्ट्रक्टेड as to provide valuable insights and information और feedback regarding on the job performance of the employee, यानी कि एम्प्लॉय की ऑन द जॉब परफॉर्मेंस कैसी है और वो सारा उसके बारे में कैसे सोचते हैं।
ये आता है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल परफॉर्मेंस में, और इसमें ना 4 कंपोनेंट होते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 360 अप्रेजल में कौन कौन से 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, सबसे पहला होता है सेल्फ अप्रेजल, यानी कि उसका खुद का मूल्यांकन, वो उसके खुद के बारे में वो क्या सोचता है, ठीक है। एक होता है सुपीरियर अप्रेजल, जो उसके हेड है, जो उससे ऊपर है काम करने वाले, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, और एक सबॉर्डिनेट्स जो उसके साथ काम करने वाले, और एक पीयर जो उसके साथ ही है। देखो ये आ जाता है हमारा 360, उसका ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना एम्प्लॉई का, सुपीरियर जो उससे ऊपर है, सबॉर्डिनेट जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जो उनके कस्टमर्स है, जो उनके पीयर्स है, जो उनके सप्लायर्स है, ठीक है। 360 डिग्री का हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि एक मानक उत्पादन जो है वो निर्धारित कर लिया जाए, वो भी हमारा आंसर नहीं था। स्टैंडर्ड आउटपुट वैसे भी क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें तो इज ए स्ट्रीम टू विच ए प्रोग्राम राइट्स इट्स आउटपुट डाटा, यानी कि एक ऐसी स्ट्रीम जहाँ पे प्रोग्राम जो अपने डाटा को आउटपुट के रूप में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 135 क्वेश्चन, विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है। लाफर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफर कर्व यानी कि कैसा कौन सा कर्व है जो टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ, यानी कि एकत्रित कर राजस्व जो टैक्स रिवेन्यू के रूप में कलेक्ट होता है, इन दोनों के संबंध को दिखाता है। कौन सा ऐसा कर्व है जो टैक्स की रेट और टैक्स को जो रिवेन्यू के रूप में कलेक्ट करती है सरकार, उन दोनों के रिलेशन को दिखाता है। लाफर कर्व होता है, देखो ये ऐसा होता है लाफर कर्व। ओ एक्सिस पे टैक्स रेट को लिया गया है, ओ वाई पर टैक्स की रिवेन्यू को लिया गया। देखो ये हमारी 0% की टैक्स रेट है और ये हमारी 100% की टैक्स रेट है, यानी कि 0% पे भी रिवेन्यू 0 होगी सरकार के पास, और अगर सरकार 100% का टैक्स कर देगी तो वहाँ पे 0 होगी सरकार के पास। और ये दोनों कैसे चलते हैं, देखो ये वाला ऐसे चलेगा कि जैसे जैसे टैक्स की रेट बढ़ती चली जाएगी सरकार का रिवेन्यू भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी अगर उसके बाद हम टैक्स की रेट को बढ़ाना चाहेंगे ना तो सरकार की जो रिवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक ऐसा कर्व है जो टैक्स की रेट और रिवेन्यू के बीच के संबंध को दिखाता है। अदर ऑप्शन में क्या था हमारा प्रोडक्शन कर्व तो पीपी कर्व होता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, और रिवेन्यू कर्व भी नहीं हो सकता, और टैक्स कर्व तो ये लाफर कर्व ही होता है टैक्स कर्व, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाफर कर्व हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आज के ये 5 क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि मैंने मेहनत की है नोट्स तैयार करने में, और ये नोट्स जो आपके लिए थोड़े से भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और देखें अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, क्योंकि जितनी बार देखेंगे, जितनी बार आप वीडियो को सुनेंगे, उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक।